सोशल मीडिया सेंसेशन है और युवाओं की क्रश भी। एक स्टेटमेंट आ रहा है सरकार में रहते हुए विशाला सांप है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये सारी चीजें तो एक इनडायरेक्टली अब खटास को बाहर ले आ रही हैं। देखिए, सरकार चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लॉ की पढ़ाई कर ही रही हैं या पूरी हो गई? क्योंकि पुलिस को आजकल धाराएं आप बहुत बता रही हैं। जेएमएम पर हमेशा आप निशाना साध रहे हैं, कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन को हमने तो कभी नहीं बोला कि हम निशाना साध रहे हैं कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन पर है या जेएमएम पर। हमने तो हमेशा इश्यूज को उठाया है और सवाल पूछा है। झारखंड में कल्पना सोरेन से आगे पॉपुलर होना क्या परेशानी बन रहा है आपके लिए? ये भी सवाल हम आप ही बोल रहे हैं। देखिए, जेएमएम के लिए कांग्रेस हमेशा से ही वो नजर के सामने जिगर के पास टाइप का रहा है। और अभी जैसे वो असम चले गए तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनपे यही गाना फिट बैठता है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से असम निकल जाओगे। सरकार की तरफ से लगातार सरकार पार्टी की तरफ से जेएमएम की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रहा है, तो ये परेशानी किससे है, पार्टी से या फिर सरकार से? आप कह रही हैं कि डीजीपी जो हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, और जब आपने डीजीपी पे अटैक किया तो बीजेपी ने कहा कि डीजीपी ठीक कर रही हैं, तो मतलब सरकार के अंडर में ये लोग खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग अभी पूरा सन्नाटा पसर गया और हम डीजीपी से सवाल कर रहे हैं और जवाब हमको बीजेपी के लोग दे रहे हैं। ये बच्चा भी समझ सकता है कि किसी को बोले कि चलो मेरा बलि देना मेरी बेटी को, और भीम राम चला गया और बलि दे दिया, और खुदे बलि दिया, खुदे गला घोटा, फिर पत्थर से भी मारा, और उसके बाद फिर प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा दिया। क्या ये फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आता। इतना वाहियात कहानी ये लोग बनाए हैं। असम में एक क्लिक में 40 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। वोटर्स आपको अट्रैक्ट करने हैं तो कुछ पैसों की स्कीम दे दो। हम जो खनिज संपदा है इसको महिला से जोड़ के नहीं देख सकते। ये पूरे झारखंड को ओवरऑल अब देखिए, इसमें हर किसी का डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज है। अंबा जी, माइनिंग माफिया का आपने जिक्र कर दिया तो ये सवाल आ गया कि 2 टर्म से सरकार है, गठबंधन में आप हैं, उस पर काबू नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, उसी की तो हमारी लड़ाई है। लेकिन सरकार के साथ गठबंधन में रह के क्या ये पॉसिबल है, या फिर वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है कि वाकई में बीजेपी और जेएमएम एक साथ जाने वाले हैं? झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस और जेएमएम साथ में रहती है, लेकिन जब दूसरे राज्यों पे बात आती है तो वहाँ अलग हो जाते हैं। असम में एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे चुनाव है तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, असम चले जाओगे। आज हमारे साथ एयर नाउ अड्डा के फर्स्ट एपिसोड में मौजूद हैं वो शख्सियत जिनके बारे में चंद लाइनें हम आपको बता दें, जो सत्ता के गलियारों में होते हुए भी सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछती हैं। यूपीएससी जाना था, रास्ता यूपीएससी का चुना था, लेकिन बाय लक या बाय चांस कहे राजनीति में कूद पड़ी। बड़का गांव की गली से निकलकर जब हॉर्स राइडिंग करते हुए सदन पहुंची तो एक अलग छाप छोड़ा, एक अलग धमक बनाई। सोशल मीडिया सेंसेशन है और युवाओं की क्रश भी। और अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ एयर नाउ अड्डा में मौजूद हैं बड़का गांव की पूर्व विधायक, जिनके दिल में विस्थापितों का दर्द भी है और उनके लिए लंबे अरसे से ये लड़ाई भी लड़ रही हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम अब अपने सहयोगी से भी बोलेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत भी करिए। थैंक यू। अंबा जी, सबसे पहले आप बताइए, आप इतने भाग दौड़ में कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं, अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड भी कर रही हैं। अकेले ही आपने मोर्चा संभाला हुआ है, विपक्ष की भूमिका में भी आप ही नज़र आ रही हैं। ये आपकी खुद की लड़ाई है या? देखिए, हम तो विपक्ष में नहीं है और मतलब सरकार में अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस सरकार में है, लेकिन हम सरकार में विधायक नहीं है। हम अभी संगठन में हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम कांग्रेस के विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल
ईमानदारी से लोगों का इश्यूज उठा रहे हैं। ये जो अभी माहौल है झारखंड में, एकदम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अकेले ही आपने मोर्चा खोला हुआ है, तो कई लोग हैं या फिर ऐसे कि जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार सरकार पार्टी की तरफ से जेएमएम की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रहा है, तो अगर हम देखें कि जो सिनेरियो चल रहा है झारखंड की राजनीति में, तो ये परेशानी किससे है, पार्टी से या फिर सरकार से? जैसे देखिए, जैसे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है, आप अलग तरीके का स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन वैसी भी स्थिति नहीं पहुंची है कि आप इसको उस लेवल पे ले जाए कि एकदम सरकार गिर जाएगी। और ये क्योंकि डिफरेंस तो होता है, ये बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, सबका नज़रिया होता है, सबका अपना प्रायोरिटी होता है कि इस समस्या को प्रायोरिटाइज करना है, इसको मतलब अटेंड नहीं किया गया है, इस समस्या को देखने का ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत है, या फिर कोई अपना संघर्ष कर रहा है। पार्टी का देखिए, पार्टी और सरकार दोनों के बीच में एक लाइन का डिफरेंस है। अगर आप सरकार चलाना है, सरकार भी एक अलग तरीके से चलती है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो उसका तरीका अपना चलने का अलग होता है, और दोनों का अपना अपना मतादर्श होता है। उसी मतादर्श पे, उसी लाइन पे थोड़ा वाद विवाद भी होता है, बातचीत होता है, विरोध भी हो सकता है। तो ये एक लाइन तो बिल्कुल ड्रॉ होना चाहिए, चाहे वो सरकार चलाने की बात हो या पार्टी चलाने की बात हो। लेकिन ये खटास तो अब खुलकर सामने आ गया है ना, जिस तरह से मतलब शब्दों की एक मर्यादा भी होती है, लेकिन जो कल तक अंदरूनी अंदर खाने में चल रहा था वो बाहर आ गया है। कोई एक स्टेटमेंट आ रहा है सरकार में रहते हुए विशाला सांप है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो एक इनडायरेक्टली अब खटास को बाहर ले आ रही हैं। देखिए, सरकार चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही हम रेफरी हैं। हम वो हैं जो, जब बोला जाता है कि जब कॉर्नर और जब वो फुटबॉल का गेम आप देखे हैं, तो जब वैसी स्थिति हो जाती है तो लाइन्समैन की तरह हम झंडा खड़ा कर देते हैं। तो मेरा वो रोल है। मतलब तुम दोनों अच्छा काम नहीं कर रहे हो, हम बताने के लिए हैं। नहीं, मतलब मेरा जिम्मेदारी है कि हम, मतलब अम्बा प्रसाद का जो स्टैंड है वो अपना है, वो क्लियरली प्रेजेंट करती हैं। बोले ना कि हम पार्टी में लाइन्समैन का काम कर रहे हैं, एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। तो सरकार बचाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि लॉ की पढ़ाई कर ही रही हैं या पूरी हो गई? क्योंकि पुलिस को आजकल धाराएं आप बहुत बता रही हैं। देखिए, मैं जो भी समस्याएं बता रही हूँ, अगर वो एनटीपीसी से रिलेटेड बताई हूँ, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बताई हूँ, या फिर ये जो विशुनगढ़ वाला मामला को लेके, अभी जो हाल फिलहाल में जो लगातार जो चीज़ों को लेके हम उठा रहे हैं, और पूर्व में भी कई रैयतों के साथ जो पुलिस फर्जी मुकदमा करके उसको जेल भेज दिया गया, किस तरह से पुलिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी एफआईआर किया, किस तरह से कुछ रैयतों के साथ मारपीट भी किया गया। तो हर चीज़ को हम लगातार उजागर करते रहें, और ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको लॉ की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप विशुनगढ़ का भी मामला देखेंगे, अगर पढ़ेंगे, या फिर एनटीपीसी के चीज़ों को जाके समझेंगे, तो आपको उसको समझने के लिए लॉ की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं। अब विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे भी इतने सारे विधायक जाते हैं, सब तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कानून बना रहे हैं। अभी देखिए, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो मतलब 763 संख्या नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इतना सारा अमेंडमेंट हो रहा है, इतना सारा कानून बना रहे हैं, तो ये भी बनाना चाहिए ना कि कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा, ये विष्णुगढ़ वाला मामले का आपने जिक्र किया, जिस तरह से जब पता चला कि जो आरोपी है उसका बीजेपी का कनेक्शन है, तो जेएमएम ने भी एकदम झंडा उठा लिया कि अब तो चलो बीजेपी वालों का नाम आ गया। मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था कि बीजेपी वाले के लोग हैं जो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से एक तरफ प्रशासन ने जांच करके अपनी पीठ थपथपा ली, एकमात्र आप हैं
जिन्होंने इस पूरे जांच पे सवाल खड़ा कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब लॉ एंड ऑर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और हमने हमेशा तर्क पे बात किया है, कभी भी हम आरोप प्रत्यारोप ऐसी हवा में नहीं किए हैं। जो चीज़ें वास्तुस्थिति हमेशा उसको रखा, और कभी भी उसको कोई काट नहीं सकता। आप अगर बोलेंगे कि हमने ये लाइन ये शब्द अगर गलत बोला है, तो मैं आपको साबित कर दूंगी कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ देख के बोल रहे हैं, किस तरह के सिचुएशन को हम देख के बोल रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। तो जो विशुनगढ़ का जो कांड है, वो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, हम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्योंकि लगातार चीज़ें ऐसी चल रही थी। चाहे वो मेरे क्षेत्र का मामला हो, चाहे रांची राजधानी का मामला हो, चाहे इधर उधर जो भी अखबारों में या मीडिया के थ्रू जो देख रहे थे, तो देख रहे थे कि लगातार ये सब चीज़ बढ़ता ही जा रहा है और इन सब चीज़ों को गंभीरता नहीं दी जा रही है। तब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और ताकि इसको गंभीरता मिले, इसलिए हम बहुत ही सख्त रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मजाक नहीं है किसी भी राज्य के लिए। और हम लोग इंडिविजुअली भी फील करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है तो हर कोई चिंता में पड़ जाता है, हर घर में एक चिंता का माहौल हो जाता है। अब आप देखिए कि विशुनगढ़ के मामले में सब क्रेडिट लेने के होड़ में हैं, इतना एकदम ताम झाम से विरोध प्रदर्शन किए, और जब इनका बात चल गया तो सब चुप हो गए। ये जो कहानी गढ़ा गया, हम तो देखिए, हम अंबा प्रसाद या कोई भी ये नहीं बोल सकता कि दोषी कौन है, क्योंकि दोषी और निर्दोष ये कोर्ट का डिसाइड करने का काम है। हम ये बोल सकते हैं कि वो आरोपी है, तो वो आरोपी है, और हम तो ये नहीं बोले कि जिसको पकड़ा है वो आरोपी नहीं है, या उस पर हमको डाउट नहीं है, या वो गलत पकड़ा है। हम तो कभी ऐसा नहीं बोले, हम तो बस कहानी पे हम सवाल उठाएं कि ये चंदा मामा की कहानी है। आप सोचिए कि उस पूरे कहानी को साबित प्रोसिक्यूशन को करने का जिम्मेदारी है। जो अभियुक्त है उसके ऊपर ये बोझ नहीं है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित करना है कि जो कहानी लेके आया है वो सही है और उसको सज़ा दिलाना है। तो जब सड़क पे उतर के सब लोग बोल रहे हैं कि फांसी का सज़ा दो, फांसी का सज़ा दो, फांसी का सज़ा दो, तो सिर्फ पॉलिटिक्स करना है आपको, सिर्फ फांसी का सज़ा दो आप ज़मीन पे कर रहे हैं क्या? सब इतना बेवकूफ़ है पॉलिटिशियन लोग? बेवकूफ़ तो नहीं है। और ये बीजेपी के लोग, अभी पूरा सन्नाटा पसर गया है, और हम डीजीपी से सवाल कर रहे हैं और जवाब हमको बीजेपी के लोग दे रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आपको डीजीपी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सब सही किया है पुलिस। तो आप ही जवाब दीजिए कि उस पूरे कहानी में दो चार चीज़ें तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। मतलब मैंने तो सारे तर्क के साथ एक एक सवाल रखा था। उस मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के उनको पूछना चाहिए कि अंबा प्रसाद ने ये गलत बोला। हम तो डायरेक्ट चैलेंज किए हैं पूरे पुलिस महकमा को और डीजीपी को ऐसे खुले तौर पे कि आप इसका जवाब दीजिए। उसका जवाब तो हम बीजेपी के लोग से नहीं मांगे थे। अब सरकार है गठबंधन की, और मतलब डीजीपी को हम बोल रहे हैं और तकलीफ हो रहा है विपक्ष को। तो आप यहीं से देख लीजिए लोग का फॉर्मूला क्या है। इसका मतलब तो ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि डीजीपी जो है वो बीजेपी उसमें जो कहानी है सीधा कि बलि क्यों चढ़ा, क्योंकि बच्चा बीमार रहता था। बच्चा तो बीमार रहता नहीं था, बच्चा की तो कोई बीमारी नहीं दिख रही है। लोग मीडिया जा रहे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका बेटा तो स्वस्थ है, अच्छा रिजल्ट ला रहा है और वो कभी बीमारी नहीं है। तो मतलब कि ये कारण तो फेल हो गया। फिर आप बोल रहे हैं कि हम मतलब बलि देने के लिए अष्टमी का शुभ मुहूर्त तय किया गया। अब जिस दिन बलि हुआ उस दिन तो अष्टमी था भी नहीं। तो आपका कोई भी चीज तो मैच नहीं कर रहा है। आप इतनी गलती कर सकते हैं, आप इतना कच्चा कहानी बना रहे हो, कैसे सजा मिलेगा? ये लोग को बरी करने का पूरा सेटिंग चल रहा है क्या? और भी कोई पीछे है जिसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है? और ये पूरी कहानी जो गढ़ी गई है इसमें कोई सिर पैर नहीं है। ये बच्चा भी समझ सकता है कि किसी को बोले कि चलो मेरा बलि देना है मेरी बेटी को, और भीम राम चला गया और बलि दे दिया, और खुदे बलि दिया, खुदे गला घोटा, फिर पत्थर से भी मारा, और उसके बाद फिर प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा दिया। क्या ये फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आता। इतना वाहियात कहानी ये लोग बनाए हैं। और भी सोचिए कि ये लोग जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दिखाना चाहिए आपको, आप एक कच्चा कहानी बता रहे हैं, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। आप संदेह के आधार पे किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर संदेह आखिरी दिन तक भी संदेह रहेगा ना कोर्ट में, तो संदेह के आधार पे ही बरी हो जाएंगे सब। और इतना दरिंदगी करने वाले अगर किसी पे सजा ही नहीं होगा,
तो ये पॉलिटिक्स हमको लगता है बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन है तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अभी आप कह रही हैं कि डीजीपी जो हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, और जब आपने डीजीपी पे अटैक किया तो बीजेपी ने कहा कि डीजीपी ठीक कर रही हैं। तो मतलब सरकार के अंडर में ये डीजीपी लोग खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं। हम वहाँ पूछ रहे हैं और ये लोग जवाब दे रहे हैं। ये लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ कर रहे हैं। अरे हम आपको हताशा तो नहीं बोले, आप मेरे को ही हताशा प्रसाद बोल रहे हैं। आप तो मतलब सरकार के तरफ क्यों से लग रहा है? आप उठा रही हैं सरकार पे सवाल और सरकार की तरफ से बीजेपी जवाब दे, जवाब तो दे कौन रहे सी हैं। खिचड़ी पक रही है? और देखिए पूरे प्रकरण में आप देखिए कि वो बीजेपी का नेता है, इसको छुपाने का खूब कोशिश किया गया, खूब कोशिश किया गया। अब मीडिया से तो ये छुपा नहीं सकते। अब मीडिया ने उजागर कर दिया कि वो बीजेपी के नेता है। पहले फिर ये लोग डिनाई करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये बीजेपी का नेता नहीं है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि बीजेपी का नेता नहीं है, ये हमारा बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है, उसके लिए 100 रुपया लगता है, फलाना ढिमकाना। अब हमने एक तस्वीर निकाल दिया कि देखो ये बीजेपी का पट्टा पहना हुआ है और ये देखो ये सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो अब सबके पास बोलती बंद। तो मतलब आप सही बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर ये है तो इसको सजा मिलना चाहिए? आप पहले लीपा पोती कर रहे हैं, मतलब लीपा पोती आप 10 दिन तक चल रहा था। ये जो इनका छापेमारी टीम है, अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका छापा टीम कहाँ छापा मारा, तो क्या हम गलत पूछ रहे हैं? क्योंकि जो आरोपी है उससे तो हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले, सब लोग मिल रहे थे, रोज मीडिया बाइट ले रही थी वो लोग से। और वो आरोपी है, वो हम लोग वो पैसा कलेक्ट कर रही थी, मुआवजा कलेक्ट कर रही थी डेली। भीमराम भी उसको पैसा दिला रहा था। भीमराम अपने पार्टी से पैसा ले रहा था, अपने पार्टी के सभी नेताओं को उसका इतना दबदबा है कि बड़े से लेकर छोटे जो बीजेपी के नेता है सबको वहां पे बुला लिया और वहां पे मीडिया बाइट दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो सिनेरियो है आपने कहा और जो बीजेपी की अभी हमने चर्चा की, लेकिन एक बात बताइए कि वाकई में कांग्रेस की जो स्थिति है वो सांप बिच्छू वाली हो गई है क्या? क्योंकि जेएमएम में जिस तरह से बयान दिया कि विशाला सांप है, बीन भी जो है वो जेएमएम के पास है, और कांग्रेस क्या वाकई में इस बीन पे नाच रही है? प्रियंका मैडम, कुछ बातें जो है, सारा कहानी मतलब सारा पन्ना एक ही दिन पढ़ लेंगे क्या? कुछ मतलब देखिए आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं, तो इसलिए बोल देखिए दीजिए। अम्बा की किताब के पन्ने रोज एक दिन खुलेंगे और रोज एक नई कहानी खुलेगी। अभी वो पन्ना जब खोलेंगे तब पढ़िएगा, इंतजार कीजिए। नहीं, हम तो चाहते हैं ना कि अभी वो खोल दीजिए ताकि दर्शक भी पढ़ लें। थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा, आप कहती हैं कि मैं मतलब राहुल गांधी के सिद्धांतों पे आप लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं झारखंड कांग्रेस के, वो क्या सत्ता की मलाई में व्यस्त हैं, मलाई चखने में? देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते और ये शब्द मेरे को शोभा भी नहीं देगा ये बोलना, लेकिन हम राहुल गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं, हम कांग्रेस के सिद्धांतों पे चलते हैं। और हर कोई कांग्रेस के सिद्धांतों पे चलता है। हाँ, हमारे सुप्रीम लीडर हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग उनसे प्रेरणा ज़रूर लेते हैं। वो लड़ रहे हैं, डायरेक्ट लड़ रहे हैं। अगर कोई सीधा डायरेक्ट आंख पे आंख मिला के अगर विपक्ष से कोई लड़ रहा है, कोई नेता अगर पूरे देश में, और अगर एक्सपोज कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी को और उनके कारनामों को और कई चीज़ों को ऐसे पूरे प्रमाण के साथ अगर दुनिया के सामने अगर चीज़ों को ला रहे हैं और पूरे तर्क के साथ लोगों को हर एक चीज़ पेश कर रहे हैं, आंख में आंख डाल के सबसे सवाल कर रहे हैं, तो वो हमारे राहुल गांधी जी हैं और हमारे कांग्रेस के लीडर्स जो हमारे सेंट्रल लीडर्स हैं। स्टेट में देखिए कहीं एक दो लोग से हमारी शिकायत ज़रूर है, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा से हम से प्रेरित है। और पार्टी का विचारधारा से इसलिए हम प्रेरित है क्योंकि ये इश्यूज़ पे, लोगों के इश्यूज़ पे हम लोग बहुत आज़ादी से लड़ सकते हैं। हमें इस पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारा पार्टी डेमोक्रेसी फॉलो करता है। हमारे पार्टी में जो संस्कार है वो दूसरे पार्टी में नहीं देखने को मिलता है। दूसरे पार्टी में आप जो देखेंगे, आप ही बताइए कि कौन सी पार्टी है जो विस्थापितों के लिए, किसानों के लिए या फिर
रैयतों के लिए या फिर हर वर्ग के लोगों के लिए कौन सी पार्टी है जो लड़ रही है? जब अम्बा जी, बड़का गांव में एक पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक का घर टूटता है, प्रशासन कहती है कि कंपनी की जमीन है, अतिक्रमण की हुई जमीन है, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई एक बार बोला जाता है, बार बार बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि अम्बा प्रसाद मनमानी कर रही है, अपना मनमानी चलाना चाहती है। इसीलिए हमने जो भी बात रखा है इस मुद्दे को लेके, इस मामले को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और सारे न्यायिक कागजातों के साथ सारा चीज़ लोगों के सामने रखा है और हमने सोशल मीडिया पे भी डाला है। हम यही आग्रह करेंगे कि आप उसको देख सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं और हमने जो बोला है बहुत स्पष्टता के साथ बोला है। और हमारा जो मामला है, देखिए वो तो आज ना हमारे घर तक पहुंचा है वो, बाकी 20 साल से तो हम रैयतों के लिए लड़ रहे थे, रैयतों के लिए हम लोग मामला उठा रहे थे, विस्थापितों का हमेशा आवाज़ उठा रहे थे। तो उन विस्थापितों में से हम भी एक रैयत है और अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम दूसरे लोग बोलेंगे कि, और हम अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हम दूसरी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? और वो हमारा आधार है सबका लड़ाई लड़ने का। 2 दिन पहले हम प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ उस मामले पे जो मुआवजा है वो कोर्ट ने हमको दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ये प्रोटेस्ट के साथ, विरोध के साथ, इनका विरोध है, ठीक है, 2013 के हिसाब से इनको मुआवजा चाहिए, लेकिन ये विरोध के साथ आप इनको मुआवजा दो। और उसके बाद हमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप क्लेम फाइल करिए 2013 के हिसाब से मुआवजा लेने का। और ये होगा तो सबके साथ होगा, ये सिर्फ अम्बा प्रसाद के साथ नहीं होगा। ये पैसे की बात नहीं है, अधिकार की बात है। ये प्रभारी जब के राजू झारखंड दौरे पे थे तो उन्होंने कहा कि आंदोलन करेंगे प्रशासन और भूमाफिया के खिलाफ। जिस तरह से आपकी जो लड़ाई थी उसको लेके भी उन्होंने कहा। तो क्या इस पूरे रणनीति पे आपसे बात हुई? आगे का क्या रूपरेखा है, क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? देखिए, जो भी बात हुई है वो एक गोपनीयता है जिसको हम गोपनीयता भंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं और जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी चीज़ें हैं वो समय पे आपको दिखेगी। लेकिन ये सारा पार्टी का बात है, इसलिए ये अधिकृत रूप से अगर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। पिछले 1 दशक से ज़्यादा आप और आपका पूरा परिवार एनटीपीसी के जो विस्थापित परिवार हैं उनकी लड़ाई लड़ रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही हैं। तो अब तक आपको क्या लगता है, आप विधायक भी रहीं, आपके फादर मंत्री रहे, माँ विधायक रहीं, तो क्या लगता है कि इस लड़ाई को आपने मतलब कितना जिया? क्या उनके अधिकार मिल पाए इस लड़ाई से? प्रियंका जी, आप कभी बड़का गांव गए हैं? बड़का गांव, केरेडारी, पतरातू, आप जानते हैं कि कितने सारे रैयत है जिनको मुआवजा नहीं मिला है? आप बता पाएंगे कि कितने सारे रैयत है जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनको मुआवजा मिला लेकिन उनके मतलब 2013 के तहत नहीं मिला, या फिर जिनको ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करके उनको बाध्य किया गया मुआवजा लेने के लिए, या कितने लोग हैं जिनको कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, या कितने लोग हैं जिनके साथ जबरन उनका घर तोड़ दिया गया। तो ये विस्थापन, बताइए, विसर्जन नहीं है। और 2013 का जब अधिनियम केंद्र सरकार से पारित हो गया, आज 13 साल बीत गया, लेकिन आज तक 2013 वहाँ पे लागू नहीं हुआ। अब आप बताइए कि कौन पार्टी या कौन नेता इस लड़ाई को लड़ रहा है? कौन, किसने मतलब ज़मीन का मुआवजा बढ़ाने में अपना लड़ाई वहाँ पे आपने तो लड़ा, आपके पिता ने भी लड़ा। किसने वहाँ पे, मतलब किस पार्टी या कौन नेता के तरफ से ये लड़ाई को एकदम फ्रंट लेवल पे लड़ा जा रहा है? हम लोग तो समझिए कि इस लड़ाई में बहुत सारा मतलब नुकसान झेले हैं। हमारे प्रतिनिधि की हत्या भी हुआ, हम लोग के इतने सारे दुश्मन बन गए। हमें कंपनी ने पूरा फंडिंग करके चुनाव हरवाए हैं। हमने पूरा मतलब समझिए कि पूर्व में भी आप देखें कि कितना 7 साल तक पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया, राज्य बदर कर दिया गया। किस मतलब और कितना हम मतलब नुकसान बताएं आपको? तो नहीं, नुकसान नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि आपको लगा कि मतलब इतने सालों में कुछ हक मिल पाया? बता रहे हैं कि ये
बेर के पेड़ में पत्थर फेंकने जैसा लड़ाई नहीं है कि आप एक पत्थर मारे और 20 ठो बेर गिर गया। तो इस लड़ाई को हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, और कोई भी नेता या कोई भी पार्टी अगर इस लड़ाई को लड़ रहा है तो आप बताइए, कोई भी अगर मुआवजा बढ़ाया 5 लाख से 25 लाख अगर कराया है बड़कागांव में तो आप बताइए। हमने पसरिया में मतलब कितना एकड़ जमीन को वापस रैयतों को दिलवाया, किसी ने दिलवाया वो बताइए। तो मतलब हमने क्या करा है उसका गिनती हम नहीं चाहते कि हम उसका आपको वो चीज़ दे, लेकिन ये जो लड़ाई है उसको कितने हम चाहते हैं कि मीडिया भी इस लड़ाई को दिखाए, क्योंकि कितनी मीडिया इसके बारे में लिखती है, कितना मीडिया दिखाती है कि वहाँ की रैयत ये झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो ये एक लड़ाई है, और ये लड़ाई में हम लोग सब कुछ बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ, और बहुत हमारा मतलब ये हमारा संकल्प है कि हम न्याय तो और अधिकार तो लेके रहेंगे। चलिए, तो अब हमारा जो अगला राउंड है, ये चूंकि हमारा एयर नौवड्डा है, तो ऐसे में हमारी जो पूरी टीम है वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगी, आपसे रूबरू होना चाहती हैं। तो माइक अब ओवर करते हैं। क्या अम्बा प्रसाद की लोकप्रियता से जेएमएम डर गई है? अभी आप ही बोल रहे हैं। हाँ? मैं क्या बोलूँ? बताइए। हम तो बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं है, आप अचानक से ये सवाल कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सवाल तो हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का सवाल भी लोग करेंगे। जेएमएम पर हमेशा आप निशाना साध रहे हैं, कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन को हमने तो कभी नहीं बोला कि हम निशाना साध रहे हैं कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन पर या जेएमएम पर। हमने तो हमेशा इश्यूज को उठाया है और सवाल पूछा है। हमने तो हमेशा जो गलत हुआ है उस चीज़ को हमने तर्क के साथ इसका जवाब मांगा है। और देखिए, मेरे अंदर भी इंसानियत है, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत होते हुए आप देखिएगा तो चुप कैसे रहिएगा? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? तो हर चीज़ राजनीति नहीं होता है। और अगर हम लोगों से अगर कनेक्टेड है और अगर कुछ अगर गलत होते हुए देख रहे हैं और हम चुप हैं, तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम अपने मतलब आई दिस वे आई कांट डू जस्टिस टू माई पोजिशन। तो ईमानदारी से आई थिंक दैट देखिए, हमको कोई एमपी एमएलए या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है। मेरा सपना बस है कि एक अच्छा राजनेता बनने का। झारखंड में कल्पना सोरेन से आगे पॉपुलर होना क्या परेशानी बन रहा है आपके लिए? ये भी सवाल आप ही बोल रहे हैं। हमको नया नया सवाल मिल रहा है, ये सब तो हम जानते भी नहीं थे। क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये तो आप ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ये सब भी आप लोग सोचते हैं क्या? क्यों चल रहा है। उसके बाद एक और अगला इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गूगल पर सर्च कीजिएगा अम्बा प्रसाद तो पहला सवाल आता है अम्बा प्रसाद हस्बैंड नेम, दूसरा सवाल आता है हस्बैंड। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तो कीवर्ड सबसे अभी देखिए पूरा देश में चल रहा है राघव चड्ढा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में। उसके बाद झारखंड के सिनारियों में देखिएगा तो अम्बा प्रसाद सबसे ज़्यादा गूगल में ट्रेंड में रहती है। कल्पना सोरेन भी आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर में सबसे ज़्यादा कीवर्ड में अभी आपका नाम आ रहा है, अम्बा प्रसाद। इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल होगा। जैसे नो डाउट आप बहुत ब्यूटीफुल है और यूथ के तो क्रश है, तो आपका भी कोई क्रश होगा ना? ये तो कंफर्म होगा। देखिए, ऐसा आप लोग को लगता है, लेकिन आप लोग क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे। अगर मेरे शादी करने से अगर झारखंड का भविष्य सुधर जाएगा तो बताइए, आज ही हम शादी कर लेंगे। आप लोग बट क्रश आपका भी कोई क्रश होगा ना? फंस गई हैं अम्बा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो दिन भर लोगों के बीच में ही उलझे रहते हैं और पूरी तरह से मेरा पूरा समय लोगों के बीच में ही जाता है। और आप लोग के हमेशा हम नज़र में रहते हैं
तो आप लोग खुद जानते हैं कि आज तक आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आया नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है, आई हैव बीन ऑलवेज बिजी अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच में। तो आप आने वाले दिनों में कब शादी करेंगी? बोलिए, हम अभी शादी कर लेते हैं। अगर मेरे शादी करने से अगर झारखंड के लोगों को फ़ायदा है तो हम अभी शादी कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अभी आपने बोला कि अम्बा प्रसाद सब नज़र आता है, दिखता है, हम वो जानना चाहेंगे जो अम्बा प्रसाद का साइड नहीं दिखता। अमूमन क्या होता है, हर करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक इंसान की लाइफ में वो पॉइंट आता है, वो टूट जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने करियर में क्या कर रहा हूँ, कि मैं इस पाथ पे निकला था पर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती हूँ। अम्बा प्रसाद की लाइफ में वो पॉइंट आया जो दिखा नहीं कभी किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर आपने फाइट बैक किया और फिर आगे बढ़े। देखिए, हर किसी के लाइफ में चुनौती तो आता ही है, और आप चुनौती को कैसे झेलते हैं वो बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को डेडिकेटेड और ऑनेस्टली, मतलब किसी चीज़ से घबराने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि डर हर किसी को लगता है, लेकिन डरते हैं कुछ लोग, रुक जाते हैं, वो लोग डरपोक होते हैं। और लेकिन जो लोग डरते हैं फिर भी वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आपने म्यूज़िक एल्बम भी किया है, इससे पता चलता है आपको एक्टिंग में, इन सब में भी काफ़ी रुझान था, फिर आप पॉलिटिक्स करने लगे। ऐसा है कि हम फिर से अम्बा प्रसाद को एक्टिंग लाइन में या फिर म्यूज़िक एल्बम करते देख सकते हैं? देखिए, मेरा एक्टिंग में रुझान था ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम थोड़ा इमोशनल है कोई कोई सब्जेक्ट को लेके। तो जैसे हम अगर जब हम स्पेशली जब हम फ्लाई करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो हम उस टाइम कविताएं लिखते हैं, क्योंकि उस समय फ़ोन भी नहीं आता, आपका नेटवर्क भी नहीं रहता, उस समय कोई आपसे मिलने भी नहीं आता, तो आप बैठे रहते हो, तो आपका दिमाग काम करता है, कुछ इमोशंस आते हैं, आप उसको लिखते हो। तो थोड़ा क्रिएटिविटी तो बचपन से रहा है। और क्योंकि हम एल्बम इसलिए बनाए क्योंकि हम देखते हैं कि सारे स्टेट का अपना अपना कल्चर होता है, सारे स्टेट अपना, मतलब आर्ट एंड कल्चर में सब लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो हम सोचे कि बिकॉज़ हमारा थोड़ा पहचान है, तो हम भी इसको प्रमोट करते हैं, ताकि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है झारखंड का, और जो मतलब सरहुल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ आदिवासी का फेस्टिवल है। क्योंकि नेचर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग जल जंगल ज़मीन का बात कर रहे हैं, विस्थापन का बात कर रहे हैं, तो ये जल जंगल ज़मीन जो हम लोग बोलते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं या लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो इसका महत्व और ये त्यौहार को हम ये रिलेट करना चाहते थे कि दिस फेस्टिवल इज़ फॉर ऑल, और ये फेस्टिवल नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वैसे वैसे इंग्रेडिएंट डाला। आप देखिएगा कि उसमें कृष्ण भगवान से हमने शुरू किया वो गाना, तो वो दिखाते हुए कि यहाँ पे कृष्ण भगवान भी है, और इसलिए हमने कृष्ण भगवान को डाला था। तो हमारा था बस एक मैसेज देने का पर्पस। तो इस गाना से हमारा कोई मतलब लोकल लैंग्वेज हम डाले उसमें, हम मतलब नागपुरी में उस गाना को गाएं। तो हमारा जो फोकस था कि हम अपने स्टेट में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जो फेस्टिवल है सब लोग एंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल को। ये फेस्टिवल को हर किसी को अपना फेस्टिवल मनाना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को बांटते रहते हैं त्योहारों के नाम पे, और हम लोग हम तो नेचर लवर भी है, तो और ये नेचर फेस्टिवल है तो सबका फेस्टिवल हो। मतलब हमारा जो बस मैसेज ओरिएंटेड था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देना चाहते थे इस सॉन्ग से, बस वही किया। अब वैसे मैं आगे माइक पास करने वाली थी, आप लिखती हैं, आपने बताया कोई फेवरेट कविता, जब मन चाहे अगर आप हमको पढ़ के सुना देंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए, कविता लिखते तो वो याद नहीं रहता, लेकिन कविताएं जो होती है वो इमोशंस होता है, वो उसी समय बहते हैं, उसी समय आप लिखते हो। और फिर हम तो टिश्यू पेपर पे भी लिख लेते हैं, हम कागज़ पे भी लिख लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम संजो के नहीं रखते वो सब, क्योंकि हमको लगता है कि वो सब कभी, मतलब वो मेरा पर्सनल है, तो वो चीज़ बस आता है, लिखते हैं। हालांकि हमने विस्थापन पे बहुत कुछ लिखा है, हमने कुछ कुछ इश्यूज़ पे भी लिखा है, लेकिन वो जब इमोशंस होता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसको आप भावनात्मक रूप से आप देख सकते हैं। हम कभी आएंगे, कभी कविताएं वो लेके। गाना जो आपने गाया था उसी की अगर 2 लाइनें गुनगुना दे तो वो सुन लेगी। ठीक है। सुन लीजिए वो एल्बम से।
सामने लाइव सुनने में आप म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो डांस भी करेंगे तो इसलिए हम चाहेंगे कि पूरा एकदम पूरे एनर्जी के साथ आप वो गाना को रिसीव करें। नहीं यार, लाइव सुनने में तो टीवी इसके अलावा कोई और भी जो आपको पसंद हो वही गुनगुना दीजिए। इतनी अच्छी आवाज है आपकी। आपकी भी है, आप गाइए। क्योंकि हम इंटरव्यू में बैठे तो सब आपका मतलब सब बात मानना पड़ेगा क्या, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अम्मा जी, अभी आपने कहा कि सफ़र करने के दौरान आपको लिखना पसंद है क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है, गाना तो सुनते ही होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आपने भी बोला कि आप नेचर लवर है, तो अगर आपको छुट्टी वैसा मिला या फिर राजनीति से या फिर आपको टाइम मिला कि हमको कहीं घूमने जाना है, तो कौन सी जगह को आप चुनेंगी? राजनीति से हमको छुट्टी कौन देगा? आप तो मेरा छुट्टी करवाना चाहते हैं। क्यों हमको छुट्टी मिलेगा राजनीति ऐसे से? घूमने के लिए हर कोई और जाता कैसे है। छुट्टी मिलेगा? वैसे तो जब भी जाना पसंद करते तो पहाड़ मेरा फेवरेट प्लेस है क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि मतलब क्या चैलेंज है, कितना ऊपर चढ़ना है, कितना डेडिकेशन चाहिए, और हम कितने छोटे हैं और कितना हमारा मतलब एक होता है क्या इंसान अपना अस्तित्व को वहाँ पे पाता है कि आप कितने पहाड़ के सामने आप क्या हैं। और जब आप ऊपर चढ़ते हैं और आपको शिखर तक चढ़ना है तो आपको ये चीज़ दिखता है कि वहाँ तक चढ़ने के लिए आपको कितना हिम्मत जुटाना है, कितना पेशेंस जुटाना है, कितना हौसला जुटाना है। तो ये एक पहाड़ क्लाइंब करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ किया है। कहाँ गए थे तो घूमने के हम लिए? जाते रहते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल स्पॉट हम लोग के गांव में भी है, तो पहाड़ों का तो कमी नहीं है झारखंड में। तो बहुत सारे हजारीबाग जगह- से ही सटा हुआ है पारसनाथ हिल आप गए? हाँ गए हैं। सबसे पहले एयर नोएडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा महागठबंधन से होगा और थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता था। विषय ये था कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? मैं उसका कारण बताता हूँ। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा एंटर नहीं करती है विधानसभा चुनाव में। असम इलेक्शंस में जेएमएम कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। केरला में क्या हो रहा है कि आरजेडी से अलग होकर के, माफ करिएगा, कांग्रेस से अलग होकर के आरजेडी चुनाव लड़ रही है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता ब्लॉक था, एलएनजी एलपीजी भारत में नहीं आ रहे थे, एलपीजी क्राइसिस के मुद्दे चल रहे थे, जिसपे राहुल गांधी कुछ और बयान देते हैं, शशि थरूर उनके विपरीत बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके अलावा खड़गे साहब कुछ और कहते हैं। तो जब आला कमान का ही बात में डिस्प्यूट्स हो रहा है, आला कमान ही एक स्ट्रेट पे नहीं बैठ पा रहे हैं या एक कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम ये बात कैसे मान लें कि महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है? वर्तमान परिदृश्य में झारखंड में भी आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आज बाकायदा तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं रांची में, आज उनका एक सभा होने वाला है कार्निवल हॉल में। तो बस सवाल वही एकदम स्ट्रेट, सेंट्रल लेवल पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या फिर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में कांग्रेस विभाजित दिख रही है। झारखंड में भी वही परिदृश्य है, असम में भी वही है, केरल में भी वही है। तो क्या महागठबंधन में सब ठीक है जिस नेतृत्व से महागठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था? थैंक यू। देखिए, महागठबंधन का जब मीटिंग होता है तो उसमें हम रहते नहीं हैं, और सारे पार्टी अलग अलग हैं। सभी पार्टी एक दूसरे के साथ अलाइन होके मतलब कोशिश करते हैं कि जो समाज के ऐसे ताकत है जो सारे इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई है। तो इसमें पार्टी में अलग अलग डिसीज़न अगर कोई ले रहा है, जैसे अब जेएमएम, आरजेडी और ये सब बोल रहे हैं, तो वो अपने उसके पार्टी की बात है। और गठबंधन में इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें तो होती ही है, लेकिन इन सब चीज़ों में पार्टी के आला कमान है, सब पार्टी के आला कमान है। कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन कहाँ किधर इंक्लाइंड है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में कोशिश कांग्रेस का यही है कि हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो देश को कमज़ोर कर रहा है, देश के पूरे सब चीज़ों को एक दो लोगों के हाथ में बेच रहा है। आप सोचिए कि हम तो हमेशा विस्थापन का बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि अडानी को 1 रुपये पर एकड़ में सैकड़ों ज़मीन बेच दिए जाते हैं। काला कानून किसान के लिए बनाया जाता है, विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलता है,
तो आप इधर ही देख लीजिए ना कि किस तरह की व्यवस्था पे हम लोगों को ढकेली जा रही है, लोग किधर ढकेले जा रहे हैं। अंबर जी, सवाल भी इसी पे था। आपने कहा कि सब लोग उस शक्ति से लड़ते हैं जो देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। सवाल वही है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि एलएनजी एलपीजी का क्राइसिस है, लेकिन वहीं शशि थरूर साहब या खड़गे साहब कह रहे हैं कि नहीं, भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये भी कहा गया कि हमारे पास 2 महीने का अतिरिक्त क्रूड ऑयल का स्टॉक बचा हुआ है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल भी यही है कि अगर आला कमान में ही डिस्प्यूट है आपस में ही, महागठबंधन का उद्देश्य क्या था कि हम अलग अलग राज्यों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या उनको पराजित करेंगे, लेकिन अभी उसी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की विषय ये है कि जो आला कमान है उन पे डिस्प्यूट चल रहा है। ये मेरा सवाल था। देखिए, डिस्प्यूट चल रहा है ऐसा करके तो मैंने नहीं सुना है। और कहीं शशि थरूर साहब और राहुल गांधी में क्लैश स्टेटमेंट हुआ अलग था। हो सकता है, बिल्कुल, हाँ। स्टेटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है ऐसा तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट क्योंकि अलग है। तो क्या चीज़ें अभी तो देखिए, अभी हम भी अगर गैस सिलेंडर का बात करें तो हमको भी नहीं मिल रहा है। हम खुद अभी लाइन में बुकिंग में है। मतलब हमारे घर में आज कल सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो हम आज किसी को भेजे हैं तो वो बोले कि अभी सारा बुकिंग वाले सिस्टम में है, या बहुत सारा चीज़ जो आप लोग भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं अगर ये बोला जा रहा है सामान्य है, तो लोगों को सामान्य भी लग रहा है कि सब कुछ है। कहीं पे लोग लाइन पे भी खड़े हैं, तो हर जगह अलग अलग अवेलेबिलिटी है। तो इसमें अगर स्टेटमेंट अलग अलग आ गया तो ये लोग भी उस लाइन पे जाएंगे, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी पूरे इंटरनेशनल चीज़ों को का सारा अपडेट लेते रहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि सब मुझे भी सिखा के या मैं भी इनसे सीख के, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हम एक दूसरे का राय मशवरा लेके आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सब अपने नॉलेज के हिसाब से आते हैं। और अगर हमारा नॉलेज ये कहता है कि यहाँ पे अभी ठीक है, और हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनका कहना है कि अभी क्राइसिस होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को इतना भी डिफरेंटली आप नहीं देख सकते कि इसको डिस्प्यूट कह दें। तो जो सच है वो तो सामने आना ही है, उसको तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, वो उनका जो नज़रिया है वो मतलब दूरदृष्टि है उनका देखने का। और वो बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट और बहुत बार ऐसे चीज़ों को लाए हैं जो बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि वो बोल रहे थे ऐसा, और देखो ऐसा ही हुआ। जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत बिज़ी रहती हैं, तो आप जब आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी खाली समय में क्या करती है? देखिए, खाली समय में तो कुछ नहीं करते, गाना सुनते हैं क्योंकि गाना एक थेरेपी है। उसको सुनिएगा तो दिमाग ज़्यादा चलेगा और दिमाग शांत भी रहेगा, दिमाग आपको सोचने का क्षमता ज़्यादा होगा। एक थेरेपी, आप लोग भी सुना कीजिए। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे 2 लाइन। वो बस 2 अलग, लाइन। वो कभी हम सुनाएंगे, आज छोड़ दीजिए मेरे को। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो यूथ, ये तो स्पेशली फीमेल सेंट्रिक क्वेश्चन ही है, कोई किसी ने पूछा नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे बॉलीवुड में होता है कि कोई लड़की कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उसके साथ अलग चैलेंजेस होते हैं, तो पॉलिटिक्स में अगर कोई लड़की जाना चाहती है तो उसमें क्या चैलेंजेस होंगे? मतलब हम बहुत, जो एक टैबू है कि फिल्म में दिखाया जाता है, गलत चीज़ें रहती है, तो उसमें आपका क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू है एंड रियलिटी क्या है? अच्छा, आप ये मेल से क्यों नहीं पूछते कि आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? नहीं, मेल से, क्योंकि फीमेल से ही क्यों पूछते हैं? हमेशा महिला को भी क्यों पूछा जाता है कि आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर तरफ ये लड़कों में ज़्यादा ये रहता है, प्रेसिडेंट बनना है, यहाँ का ये बनना है, लड़कियों में ये चीज़ कम रहता है। तो देखिए, योग्यता होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि अगर महिलाओं में योग्यता है तो उनको आगे आना चाहिए। और जैसे आप अगर लक्ष्मीबाई का बात करें तो वो आज अपने योग्यता के आधार पे उनका पहचान है। इंदिरा गांधी का बात करें तो उनका योग्यता के आधार पे उनका पहचान है। तो वैसी महिलाओं को, मतलब मैं पर्सनली फील करती हूँ कि आपको खैरात में हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण का भी हम बात करते हैं और एक तरफ महिलाओं को बोलते हैं कि आपको क्या दिक्कत नहीं होता, आपको ये करने में, आपको विधानसभा में सवाल उठाने में दिक्कत नहीं होता, ये होता। लेकिन हम महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने दम पे आगे बढ़िए,
क्योंकि आप में ताकत है। खैरात से महिलाओं को कोई मतलब का ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ये इस तरह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि महिला आगे है कि पुरुष आगे है, कि ये बराबर है कि वो बराबर है। जब योग्यता की बात आती है तो योग्यता लिंग पे आधारित नहीं होता है। जब आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आप योग्यता देख के जाते हो, वहाँ पे महिलाएं भी हो सकती है या वहाँ पे पुरुष भी हो सकता है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं से कहूँगी कि आप अपनी योग्यता के आधार पे, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप करना चाहती हैं, तो आप किसी को वो अधिकार मत दीजिए कि वो रोके आपको। क्योंकि आज देखिए, हम भी कोई आरक्षण पे नहीं आए हैं, हम भी आज लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कई सारे चुनौतियों को पार किए हैं। या जितनी भी महिलाएं हैं वो अभी जो विधानसभा में है या जहाँ पे वो बिना आरक्षण पे आई है, वो अपने काबिलियत पे आई है। और वहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दे सकते हैं। और महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए, ये हम ज़रूर कहते हैं। इसका हम वकालत हमेशा करेंगे मजबूती से कि महिलाओं को हमेशा अवसर मिलना चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई रोके नहीं। इस चीज़ को देखें, मतलब ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है कि कोई आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको मौका देना चाहिए, आपको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है। एयर नाउ उसका जीता जागता उदाहरण है। एयर नाउ उसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, इतनी सारी महिलाएं हैं, आप लोग कोई आरक्षण से नहीं आए हैं, तो ये है महिला सशक्तिकरण। हम इसके हम सपोर्टर हैं। हम खैरात पे महिलाओं को कुछ दिला के हम वो मक्खन लगाने वाला पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते कि हम महिलाओं को बोलेंगे कि महिलाओं को ये मतलब यहाँ पे क्योंकि वो महिलाएं हैं लिंग के आधार पे तुम देखो, लेकिन लिंग के आधार पे नहीं, आप काबिलियत के आधार पे आगे आइए, आप लड़ के आगे आइए, आप अपना पहचान बनाइए। आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, 80 साल बीत गए हमारे मतलब देश को आज़ाद हुए। इतनी सारी महिलाएं हैं हमारे देश में जिन्होंने अब इतिहास रचा है, जिनका नाम लेके और हम लोग मतलब फ़ख्र से बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू। तो ये सब कोई आरक्षण के प्रोडक्ट नहीं है। ये लोग अपने काबिलियत से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपने संघर्ष से जानी जाती है। और हम चाहते हैं महिलाओं का इस तरह का पहचान हो हर जगह, अपने काबिलियत से, अपने योग्यता के नाम पहचान से जानी जाए। जैसा कि मैम आपने बोला कि आप अपने फ्री टाइम पे गाना सुनना पसंद करती हैं, किस तरह के म्यूजिक्स आपको पसंद अब चलिए मेरे गाड़ी में हम सुनाते हैं। कुछ चीज़ प्राइवेट ही रहने दीजिए, आप पर्सनली रहने दीजिए। आपकी कोई ऐसी किताब या फिर फिल्म जो आपको प्रेरित करती हो? फिल्म आप बोले तो हमको अचानक से याद आया अभी जो जॉली LLB 3 ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बड़का गांव का कहानी दिखेगा, उसमें आपको झारखंड का कहानी दिखेगा, और वो कहानी भी सच्चे कहानी पे आधारित है वो फिल्म। और उसमें आपको दिखेगा कि कैसे करप्ट ऑफिसर्स आपको दिखेंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे पूरा सिस्टम उसमें फेल है। आपको दिखेगा कि कैसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, कैसे वहाँ पे फूट डालो राज करो वाला आपको उदाहरण वहाँ देखने को मतलब ये सिस्टम का ना हर एक चीज़ को उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब जॉली LLB का नाम ले लें, धुरंधर देखी कि नहीं आप? कहिए कुछ। अभी तो नहीं देख पाए हैं। सुनिए कि कैसा मूवी है क्या? देखे सुने हैं कि धुरंधर मूवी है, कहीं कहीं से सुने हैं। देखेंगे कब फ्री मौका मिलेगा तो। अम्बा जी, एक और सवाल, आप इतनी फिट और एक्टिव दिखती हैं, तो तनावपूर्ण के बीच में आप अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखती हैं? देखिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस तो रहता ही होगा, पॉलिटिक्स, भाग दौड़। देखिए, हम शिव भगवान के भक्त हैं। शिव भगवान को देखेगा तो बहुत फिट रहते हैं, और जितना जहर है वो पी लेते हैं और मुस्कुराते भी रहते हैं। तो हम भी उन्हीं के भक्त हैं। जितना जहर है हम पीते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और फिट रहते हैं। मतलब फिटनेस का राज आपका यही है। मीठा मत खाइए, मिठाई मत खाइए, और जितना कड़वा चीज़ है उसको पीजिए, फिट रहिएगा। झारखंड का आपका फेवरेट फूड क्या है? भैया पिट्ठा डुस्का। आपको नहीं है? हाँ,
मेरा फेवरेट पिट्ठा है, दाल का पिट्ठा, नमकीन वाला। कुकिंग तो करते होंगे, बनाने आता? हाँ, लेकिन समय नहीं मिलता, लेकिन हम बहुत शिद्दत से खाना भी बनाते थे, एक शौक से। लेकिन बहुत टाइम का बहुत मतलब समय बहुत कीमती होता है, तो बहुत सारा काम भी है, तो बहुत मुश्किल से ऐसा समय मिल पाता है। मैम, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि हेमंत सोरेन के काम को आप कैसे देखती हैं, कैसा है उनका कार्यकाल? देखिए, हम बहुत सारे चीज़ों को मतलब ठीक है, सरकार कभी भी चाहती है कि हम जनता के विश्वास पे खरे उतरे। उनकी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है और किस तरह से मतलब सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो भी है। हम लोग का देखिए, हम लोग का रोल क्या है, हम लोग भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, और आलोचना ये सब तो होनी ही चाहिए। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और चुप रहेंगे तो मुझे लगता है वो राजनीति नहीं है। राजनीति में आलोचना नहीं हो, अगर बात नहीं हो, अगर विवाद नहीं हो, तो फिर ये राजनीति नहीं होती है। और हमारा जो बहुत सारा जो चैलेंजेस है, जैसे हम जहाँ जहाँ हमें लगता है कि चीज़ों को ठीक करनी चाहिए, वहाँ पे तो हम बोलेंगे ही और बोलते ही हैं ताकि उनके संज्ञान में जाए। और हम इसी विश्वास से बोलते हैं ताकि इन सब चीज़ों को वो ठीक करे, और विश्वास नहीं होगा तो हम क्यों बोलेंगे। तो हमारा विरोध भी इसीलिए होता है ताकि इस चीज़ को ध्यान में, संज्ञान में लाया जाए। और ठीक है, उनका वो अपना जो है, उनका टीम है, वो काम कर रहे हैं, पूरे झारखंड को देख रहे हैं। तो बाकी सरकार भी तो हम देख चुके हैं, और हम तो बाकी सरकारों को जो देखे उसको तो किसी को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो हम लोग अभी जिन सारे इश्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं, या जितना इश्यूज़ सामने आ रहा है, वो पहले कभी ये सारे इश्यूज़ को टच भी नहीं किया गया था। पुरानी सरकार हमेशा गोली चला के, आप देखिए कितना दबंगई करके सारा चीज़ कॉरपोरेट और ये सब के पक्ष में हमेशा काम करती रही है। आज तक क्या रिकॉर्ड है झारखंड का, आपको पता है। तो 25 साल हो गया झारखंड में नक्सली ख़त्म होते होते, और हम लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे नक्सली तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनिंग माफिया लोग भर गए हैं। तो ये सारा चैलेंजेस तो झारखंड फेस कर रहा है, आज भी फेस कर रहा है, और उस पर हम लोग हमेशा सरकार को हमेशा आँख खोलने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं, या फिर उनके संज्ञान में लाने का काम करते हैं ताकि इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाए। क्योंकि सब लोग जूझ रहे हैं और हम लोग भी इन्हीं लोग के बीच में, हम लोग भी झारखंड में ही रहते हैं। तो गलत चीज़ देख के तो चुप नहीं रह सकते। अंबा जी, माइनिंग माफिया का आपने जिक्र कर दिया, तो ये सवाल आ गया कि 2 टर्म से सरकार है, गठबंधन में आप हैं, उस पर काबू नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, उसी की तो हमारी लड़ाई है। हर चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और हमको लगता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसको एड्रेस करना चाहिए, और इसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारे पार्टी का भी अब समर्थन हमारे साथ है। पार्टी भी हमारी लड़ाई को मतलब पूरी तरह से समझ चुकी है, और अब स्ट्रैटेजिकली इसको डील भी करेगी। आप देखें कि हमारे लीडर बोल रहे थे कि हम लोग सड़क पे भी आएंगे, आंदोलन भी करेंगे, और इन माइनिंग माफियाओं के खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन भी होगा। तो हम लोग सब करेंगे, और तभी सरकार का सर ऊंचा होगा ना। लेकिन सरकार के साथ गठबंधन में रह के क्या ये पॉसिबल है, या फिर वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है कि वाकई में बीजेपी और जेएमएम एक साथ जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, और आपके प्रभारी ने भी जिस तरह से बयान दिया है, तो उससे तो यही है कि कांग्रेस अब पीछे मतलब झुकने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में। देखिए, ये कांग्रेस और जेएमएम और उसके बीच की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि कांग्रेस के बारे में आपको ये बता सकते हैं कि कांग्रेस का आइडियोलॉजी सत्ता में रहना नहीं है। हम सत्ता में अगर हैं तो सत्ता में रहेंगे भी, विरोध भी करेंगे, काम भी कराएंगे। बाकी चीज़ तो जब लेकिन तो... वहीं पे अब सरयू राय का भी एक बयान आया था कल, आपने देखा होगा कि उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। अगर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जेएमएम के पास है काबिलियत, वो निर्दलीय विधायकों के साथ जाके सरकार बना सकते हैं, हम समर्थन देंगे बिना किसी शर्त के।
देखिए वो बहुत बड़े लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है, तो हम मतलब वो क्यों बोले, किस लिए बोले, क्या इंटेंशन है उनका, क्या किससे बात हुआ है, क्या है अंदर की बात, क्या वो मतलब कहाँ से क्या आ रहा है, किस लिए ये सब हो रहा है, ये हम बता नहीं सकते। चलिए, झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस और जेएमएम साथ में रहती है, लेकिन जब दूसरे राज्यों पे बात आती है तो वहाँ अलग हो जाते हैं। असम में एग्जाम्पल देख लीजिए कि वहाँ पे चुनाव है तो दोनों ही पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो अगर इस पर आपको कुछ बोलना होगा या फिर अगर गाने के थ्रू, तो आप क्या कहेंगे? गाने के थ्रू नहीं छोड़िएगा। नहीं, इसीलिए तो बुलाए हैं। देखिए ये हल्के मजाक में बोल सकते हैं, लेकिन इसको सीरियसली मत लीजिएगा। बता दीजिए, छोड़ दीजिए। बताइए बताइए, गुनगुना दीजिए दोनों, कौन सा गाना सटीक बैठता है? देखिए जेएमएम के लिए कांग्रेस हमेशा से ही वो नज़र के सामने जिगर के पास टाइप का रहा है, और अभी जैसे वो असम चले गए तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन पे यही गाना फिट बैठता है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से असम निकल लौट जाओगे। क्या मजेदार। अच्छा, एक और सवाल, ये थोड़ा पॉलिटिकल होगा कि ये गाए नहीं। गा दीजिए ना, गाइए एक बार, गाइए। हाँ तो सब साथ हाँ, सब साथ दीजिए। हाँ, साथ दे देंगे, पक्का साथ दीजिएगा हाँ, ना? सब दे देंगे साथ। अच्छा, पहले जो जेएमएम कांग्रेस को गाता था, जेएमएम जो कांग्रेस के लिए गाते हैं, मतलब सॉरी, जेएमएम कांग्रेस के लिए शुरू में जो गाना गाते थे, गाइए गाइए जो बोले। क्या था, कौन सा लाइन था? नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। और जब अभी जो सिनेरियो है असम का, तो गाइए आप लोग सब। कौन सा स्टार्ट कीजिए, क्या है? तुम तो डरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, असम चले जाओगे। चलिए तो ये क्या ये मजाक तुम तो में। ठहरो परदेसी वाला हाल बाकी दूसरे राज्यों में भी कभी देखने को मिलेगा, या फिर अब ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी आपने बोला था कि जेएमएम? देखिए हम तो जो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, हम तो असम तक तो वो चीज़ तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो अपने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लगता है बीजेपी का सरकार है, क्योंकि एनटीपीसी बीजेपी का, अडानी बीजेपी का, बाकी सारी केंद्र कंपनी जितनी भी केंद्र सरकार से एसोसिएटेड है, सबके पॉकेट में एसपी डीसी सब लोग एकदम अधिकारी लोग, रैयत का कोई काम नहीं कर रहे, और सांसद विधायक सब एकदम चुप हैं। वो लोग भी पूरा ताल से ताल कंपनी के साथ मिला रहे हैं। तो कोई मतलब अगर सीधा साधा भी पॉलिटिशियन होगा, अगर कोई मतलब आम आदमी भी होगा, तो वो देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बीजेपी का चलती चल रहा है, और वो पूरा एरिया तो बीजेपी में है ना। 5 विधायक बीजेपी के हैं, लोकसभा जो मेंबर है, जो लोकसभा मतलब जो माननीय सांसद महोदय हजारीबाग के, वो भी बीजेपी के हैं। तो सब बीजेपी के, बीजेपी का पूरा सरकार वहाँ पे दिखता है। तो वहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने में काफ़ी कठिनाई होती है, खास करके विस्थापन के मामले में। तो आप ये सीधे तौर पे कह रही है गठबंधन तो है जेएमएम कांग्रेस का, लेकिन सरकार चल रही है बीजेपी और जेएमएम का? देखिए हमारे तरफ जो आजकल चल रहा है उसे तो हम यही बोल सकते हैं, और इसीलिए हम ये बोल रहे हैं। अब इसको समय रहते अगर वहाँ के अधिकारी लोग पे कार्रवाई हो तो हम समझेंगे कि सरकार इसको संज्ञान में ली है और सरकार हमारी है, क्योंकि अधिकारी हो सकता है कि बीजेपी के सारे इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो इन सब चीज़ों को इसीलिए रेस किया जा रहा है ताकि ये सारा पर्दाफाश हो कि ये लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो या तो बीजेपी का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी गठबंधन है, या तो फिर सरकार को धोखा दे रहे हैं। 2 चीज़ में से एक चीज़ हो सकता है ना। यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ की तरफ से ये सवाल जो मर्जी हो वैसे ले लेते हैं
कि आज भी झारखंड में चाहे एजुकेशन की बात हो, रोजगार की बात हो, झारखंड से बाहर जाना पड़ रहा है उनको। जेपीएससी की बात हो, जेडेट की बात हो, किसी भी चीज़ के लिए हर बार प्रोटेस्ट का जरिया ही क्यों स्टूडेंट्स को या फिर यूथ को अपनाना पड़ता है कि उनकी बात को सुना जाए। उसको लेके अब किसी से भी सवाल करो, अपना विजन तो बताते हैं, काम तो आज भी वैसा ही चल रहा है। देखिए, ये बहुत सैड अफेयर है, हम भी मानते हैं कि ये बहुत ही चिंताजनक है। अधिकारियों को जिस तरह से चीज़ों को सुलझाना चाहिए, ये लोग उलझाने का काम करते हैं। जब हम विधायक थे तो हम हर इश्यूज़ पे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टूडेंट इशू हो, हर इश्यूज़ पे हम काफ़ी एग्रेसिव होके विधानसभा में भी मामला उठाते थे और सारे स्टूडेंट को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलाते थे। जो भी मिलना चाहते थे, जो भी ग्रुप आते थे कि हमको मिलवा दीजिए, हम सीधा जाके मिलवा देते थे ताकि डायरेक्ट अपनी बात रख सकें। चाहे सचिव के पास जाना हो, चाहे किसी के पास जाना, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाते थे। बहुत सारे मसले हल भी हुए हैं, बहुत सारे मसले रह गए और लगातार कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही है। अब सोचिए कि हम लोग तो बड़े बड़े केस में जो आम आदमी जो देखता है कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता है कोई अधिकारी। अभी विशुनगढ़ कांड में ही देखिए कि जो कहानी बनाए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई इस तरह का कहानी पुलिस ऑफिसर, मतलब कांस्टेबल से भी निचले दर्जा का ज्ञान होगा तब भी ऐसा कहानी नहीं बनाएगा। तो क्या स्तर रह गया है। तो हम लोग निश्चित रूप से ये समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारी का मतलब क्या रह गया है, वो किस दिमाग से, किस इंटेलेक्ट से और किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं। क्या ये सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या मतलब क्योंकि हम तो सिस्टम में है नहीं, तो इन सब चीज़ों को जहाँ से हम देख रहे हैं तो सही मायने में जो स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत ब्रूटल ट्रुथ है और सैड रियलिटी भी है, क्योंकि हम मीडिया जब हम जाते हैं तो जनरली हम क्यों आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। उस दौरान छात्रों का अगर ये कहना कि हमें अधिकारी ये कह रहे हैं, अगर हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि आप झारखंड में हैं क्यों, आप बाहर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, ये अपने आप में ही काफ़ी शर्मनाक बात है। अगर अधिकारी ही सिस्टम में बैठा इंसान अगर ऐसा कहे तो बहुत गलत है। इस तरह से तो बिल्कुल दिस इज़ ये काफ़ी इस तरह का अगर स्टेटमेंट अधिकारियों का आता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। और इस तरह से अधिकारियों को तो सामने आके वो लोग को अपॉलॉजी, वो लोग को माफ़ी मांगना चाहिए। अंबा जी, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल ये कि 2 टर्म में महागठबंधन की सरकार रही, आप उसमें भी विधायक रही थी, लेकिन इतने लंबे सालों के बाद भी अगर हम महिला आयोग की बात करें तो वो खाली है झारखंड में। मामले इतने बढ़ रहे हैं, आप भी देख रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार आप सवाल भी खड़ा कर रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के कभी मुखरता के साथ कोई सामने नहीं आता और इतना लंबे समय तक का गैप, वो जितने भी क्राइम के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं कहाँ जाएंगी अपनी शिकायत लेकर के, महिला आयोग ही नहीं है। देखिए, इसीलिए ना हम लॉ एंड ऑर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इसीलिए विधानसभा में भी जाके हम मतलब आप लोगों से, मीडिया से वहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि महिला आयोग नहीं है। तो हमने उसको केंद्रित अपने ऊपर ही कर दिया कि हमको खुद डर लगता है कि अगर मेरा अधिकार का हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे महिला आयोग, क्योंकि महिला आयोग है ही नहीं, ताकि इस सब चीज़ को मतलब अटेंशन मिले, ताकि महिला आयोग पे काम हो। और फिर जब लॉ एंड ऑर्डर पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे भी हमने महिला आयोग का बात किया। फिर जब राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गई, वहाँ पे भी बात रखी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको भी हमने चिट्ठी लिखा है और हर प्लेटफॉर्म से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि महिला आधी आबादी है और महिलाओं को बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा उनके साथ प्रताड़ना होता है, उनके साथ उनको गलत तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, गलत चीज़ों का वो मतलब शिकार भी होती है। तो ऐसे में मतलब वो एक रोड़ा भी बनता है, उसका आगे बढ़ने का कारण भी होता है। तो उनको प्रोटेक्टिव फील कराना और सिक्योर फील कराना, उनका जो सुरक्षा है उस पर चिंतन होना चाहिए। और देखिए, पक्ष भी नहीं बोल रहे, विपक्ष भी नहीं बोल रहा और महिलाएं जनप्रतिनिधि भी कम नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को महिलाओं का सुरक्षा का चिंता ही नहीं है।
बस आरक्षण की बात करते हैं कि जैसे अभी भी सेंट्रल में महिला वंदन विधेयक आने वाला है, 33% आरक्षण की बात कही नहीं जा तो रही है उससे महिला सशक्तिकरण नहीं होगा ना, उससे आप महिलाओं को ठीक है जगह दीजिएगा, लेकिन महिलाओं को आप हुनरमंद कैसे बनाएगा, महिलाओं को योग्य कैसे बनाएगा, क्योंकि योग्यता के आधार पे महिलाओं का पहचान बनेगा ना। अब आज भी बहुत सारी महिलाएं आरक्षण के तौर पे कहीं कहीं बैठी हुई है, लेकिन आज उनको आप सशक्तिकरण का आधार नहीं मान सकते हैं। आप जब तक महिलाओं को खुद अपने दम पे जब तक नहीं खड़ी होगी तब तक हम उसको महिला सशक्तिकरण का नाम नहीं दे सकते हैं। एक सवाल और, हम विमेन एम्पावरमेंट की जब इतनी बात कर ही रहे हैं, कल्पना सोरेन इन दिनों असम में है, उन्होंने मैया सम्मान योजना की बात की। विपक्ष लगातार यहाँ कहता है कि हेमंत सरकार इसी योजना के बिना पे जो है वो वोट लेती है, और यही काम अगर कल्पना सोरेन ने असम में भी जाके टी ट्राइब की कम्युनिटी की विमेन से जब बात कर रही थी, उन्होंने कहा आप हमको जिताएंगे, हम आपको भी वैसी ही योजना यहाँ पे लाएंगे और उतनी ही राशि देंगे। तो सच में क्या जेएमएम के पास एक यही मुद्दा है जिससे वो वोट बटोरने का सोचती है, चाहे झारखंड हो चाहे असम हो? देखिए, हम जेएमएम से तो है नहीं, गठबंधन में तो है, हम जेएमएम की तरफ से तो नहीं बोल सकते, बट स्टिल आप क्या सोचती हैं? हमारी सोचने से क्या हो जाता है, हम कुछ भी सोच लेंगे, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम जेएमएम में है नहीं। और जेएमएम का जो स्ट्रैटेजी है, ना ही हमको उसमें हिस्सा लेना है, ना ही उसमें मेरा कोई भागीदारी है। तो जो अब वहाँ पे इन लोगों की तरफ से बोला जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है, जेएमएम भी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको दूसरे तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए बस इतना ही कहना ठीक रहेगा कि यहाँ पे भी जो है महिलाओं को जो रोज़ का पैसा जो मिल रहा है वो 100 रुपया मिल रहा है, और उन लोगों का भी बढ़ना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही है फिर भी उसको 2500 से भी कम पैसा मिल रहा है, उसका भी पैसा मिलना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं जो है, मतलब कई चीज़ें हैं जो अनएड्रेस रही है, जिस पे सरकार को मिलके इस पे काम करने का ज़रूरत है। आने वाले समय में हम लोग तो लगातार इस चीज़ को उठाते रहेंगे और इन सब चीज़ों पे भी काम करने का ज़रूरत है। एक सवाल ये है, खैर मैया सम्मान योजना का जिक्र हो रहा है, बात हो रहा है, लाजमी है। अब समय एक महिला है, 2500 रुपये जो दिए जा रहे हैं, असम में एक क्लिक में 40 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सेम करती है। तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, वोटर्स आपको अट्रैक्ट करने हैं तो कुछ पैसों की स्कीम दे दो। आपको लगता है झारखंड जैसे राज्य में अगर आप 2500 रुपये प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या उससे बेहतर कोई प्लान हो सकता था जिससे आप महिलाओं को सशक्त कर सकते थे, अन्य कोई योजनाएं दे सकते थे? क्योंकि हो क्या रहा है, 2500 रुपये तो दिए जा रहे हैं, अब वो छोटी छोटी बच्चियों के 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल के बच्चों के खाते में आ रहे हैं, या मान के चलिए 25 साल उनके माता पिता ले रहे हैं वो पैसे। अमूमन ये केसेस हम देख रहे हैं। तो क्या कोई और प्लान हो सकता था सरकार के पास? और इसी में एक सब क्वेश्चन ये है कि एक नया ट्रेंड आपको नहीं लग रहा है, पैसे दो वोटर्स अट्रैक्ट करो, पैसे दो वोटर्स अट्रैक्ट करो? देखिए, एज अ सरकार जो निर्णय हुआ है, या फिर मैं अपने तरफ से ही बात कर सकती हूँ, अगर पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं बस यही कहूँगी कि हमारे पास जितना खनिज संपदा है, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना हमारे पास इतना सारा संपदा है, हमारा झारखंड गरीब नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम बेच रहे हैं उसको। ठीक है, कोई कंपनी आ रहा है यहाँ से कोयला लेके जा रहा है, ज़मीन हमारा है, लैंड हमारा है, ज़मीन हमारा है, लेबर हमारे हैं, जितने भी लोग हैं ज़मीन दे रहे हैं, खट रहे हैं, कोयला भी हमारा है, लेकिन सब उठा के अडानी ले जा रहा है और बांग्लादेश में, मतलब सोचिए कि सारा चीज़ तो दूसरे देश में ही चला जा रहा है उसका बेनिफिट। तो हम जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारा जो चीज़ है, हमारा जो राज्य में जितना भी संपदा है, उसको हम ही क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? राज्य का ओनर राज्य सरकार होता है। अगर आप इसमें देखिएगा तो सेंट्रल लेवल केवल 23 या 24% इंटरफेयर कर सकता है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेस है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अडानी यहाँ से कोयला ले जा रहा है, गलती हेमंत सरकार की है? इस पे स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, कोलैटरल स्ट्रैटेजी, इस पे स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। और
साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग भी होना चाहिए। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग का अभाव है, रोज़गार स्वरोजगार यहाँ पे उसका साधन यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। और देखिए बेच बेच के तो राजा भी एक दिन, मतलब राजा का भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहानी आप लोग भी सुने होंगे कि राजा सब कुछ बेच देता है तो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, अपने संपदा को बेच रहे हैं। यहाँ से कोयला कोई ना कोई कंपनी आ रहा है, ख़रीद के ले जा रहा है और कंपनी उसका है, लेकिन सब कुछ हमारा है और बाकी लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को। तो हम वो यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर सकते अपने राज्य में? तो हम, ये हमारा अपना जो सोच है, हम चाहते हैं कि मतलब आप, क्योंकि मेरे से एज ए इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो हम अपनी आपको बात बता रहे हैं और हमको लगता है कि अपने रिसोर्सेज को हम पूरा स्टेट हम लोग मिल के यूटिलाइज़ करें, यहीं पे सब कुछ हो, यहाँ के लोगों को मिले। कोई पलायन करना नहीं चाहता, सब मजबूरी में लोग यहाँ से जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दोषी अगर इसका कोई है तो सिस्टम है। आज अगर सबसे बड़ा दुश्मन इन सब चीज़ों का अगर कोई बना हुआ है तो वो सिस्टम है। सबसे पहले सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब मैया सम्मान योजना सही है? उसका इससे हम रिलेट मतलब नहीं कर लेकिन रहे मेरा सवाल उससे हम था। अपने खनिज संपदा और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से लेके जो दूसरे जगह पे जाके यूटिलाइज हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है, वो हमारे राज्य में ही उसका यूटिलाइजेशन अगर होगा तो यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे के लोग डेवलप करेंगे। ये कैसा डेवलपमेंट है कि आप सब कुछ ले जा रहे हो, ज़मीन हमारा, कोयला हमारा, लेबर हमारे, कंपनी आपका, मुनाफा आपका। इस तरह से तो ये तो शोषण हो जा रहा है और इस तरह से हमारा पूरा समाज, हमारा देश पूरा खोखला होते जा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है, 2500 रुपए के बजाय कोई और विकल्प भी हो सकता है। देखिए इसमें सिर्फ महिला नहीं है ना, इसमें मैया सम्मान योजना में तो केवल महिला है ना। हम जो खनिज संपदा है इसको महिला से जोड़ के नहीं देख सकते। ये पूरे झारखंड को ओवरऑल आप देखिए, ना ही इसमें कोई वर्ग है, ना ही कोई जाति है, इसमें हर किसी का डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो मेरा यही सोच है कि हम बेच बेच के कितना दिन चलेंगे? एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो हम ये सारा चीज़ को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर सकते यहीं पे? अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को, जितने भी मतलब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसको हम यहाँ पे ही वैसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते जैसे कि बाकी लोग यहाँ से ले जाके यूज़ कर रहे हैं। अंबा जी, अब हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बिना सोचे शब्दों में जवाब देना है, बिना मतलब कहते हैं ना 15 सेकंड में जवाब देना है। सबसे पहला सवाल, सदन में जब आप थी, आप तो एज ए विधायक आपके फेवरेट या फिर आपका फ्रेंड कौन था, या अभी कौन है? सोचना पड़ेगा। नहीं, ये सोचने वाला लंबा है, दोस्त के लिए भी क्या सोचना? ये सोचना पड़ेगा। फिर भी देखिए सबसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, तो ऐसा तो मतलब बहुत दोस्ती वैसा कुछ नहीं था कि हम मिलते या फिर बात करते ज़्यादा। सब अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त है, तो सबसे अच्छा रिलेशन रहा है। बहुत सारे लोग का बहुत कुछ सीखने को मिला, हर किसी से कुछ कुछ सीखे हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक कोई नाम जो लगा कि नहीं बहुत करीब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ उनके अंदर से, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसका कुछ ना कुछ क्वालिटी रहा है, जिससे प्रभावित रहे हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखे हैं। प्रियंका मिश्रा ही बोल देते हैं। प्रियंका मिश्रा ऑब्वियसली। अच्छा, विरोधियों की वो कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है? हम पे जो तंज कसते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, झारखंड का सबसे खूबसूरत कोना कौन सा है आपके लिए? झारखंड में बहुत सारा जगह है जो बहुत खूबसूरत है, एक नहीं है, बहुत है। और गढ़वा अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे एक जगह है, सुखदरी करके नाम है, वो बहुत ही खूबसूरत है, लद्दाख जैसा आपको लगेगा। अच्छा, वहाँ गए हैं आप? बहुत खूबसूरत है, कभी जाइएगा वहाँ पे। तो साथ में चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पसंदीदा राजनेता कौन है झारखंड के बाहर का? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बताए मार्ग पे रास्ते हमारे पे चल रही हैं? कांग्रेस के लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे। उनका इतना अच्छा कविता लिखते थे, आप उनकी भाषण सुनिएगा, इतना अच्छा भाषण देते थे और इतना अच्छा व्यवहार था उनका, सबसे बात करने का, पक्ष विपक्ष
के साथ कैसे पेश आया जाता है, कैसे मुद्दों को उठाते थे, हम तो बहुत प्रभावित थे। तो आप उनके बताए रास्ते पे चल रही हैं उस राजनीतिक? देखिए, कोई किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलता है। मतलब आप एक राजनेता का बात कर रहे हैं जो हमको, जिनको देख के आपको लगता है कि नो, जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, तो वो एक है। अच्छा, अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? कुछ ना कुछ ज़रूर होते, लेकिन आपके इंटरव्यू में नहीं होते। अच्छा, सुबह की पहली आदत, योग, फ़ोन या चाय? सुबह उठते के साथ हम थोड़ा भगवान को याद करते हैं, भगवान को थोड़ा प्रेयर करते हैं, वही मेरा शुरुआत होता है। सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? देखिए, डर तो जनता को कोई गुमराह करता है तो डर लगता है, मिसगाइड करता है तो। खुद का कुछ ऐसा जिससे आपको डर लगता हो? किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता, कि हमारे कोई काम से किसी का दिल दुखे, लेकिन फिर वो मतलब अब देखिए, अब ये बात करिएगा तो इसमें तो फिर लंबा हो जाएगा। दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। बताइए, आप यंग हैं, इतनी खूबसूरत हैं, अब बताइए कोई आके एकदम सामने से प्रपोज कर दे तो ऐसे में आप एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, उसका दिल दुखेगा। देखिए, डर हर किसी को लगता है, लेकिन वही बोले ना कि डर के कोई मतलब रुक जाते हैं तो वो डरपोक है, और डर के भी अगर कोई चलते रहता है तो समझिए कि वो, उसको पता है कि डर के आगे जीते हैं। नहीं, जो हम सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए कि मान लीजिए आपने कहा कि दिल दुखाना पसंद नहीं है, अब ऐसे में आप इतनी, आपका ये सवाल बहुत ही बेकार सवाल है। अच्छा, ये बताइए आगे कि झारखंड का वो खाना जिसे आप कभी मना नहीं कर पाती हैं? पिट्ठा, दाल वाला, दाल पिट्ठा, नमकीन वाला। आप बनाती हैं? और जिसका बनाती हैं? हाँ, हम भी बनाते हैं, मेरे घर में बनता है। अच्छा, राहुल गांधी या हेमंत सोरेन, सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक कौन दोनों में? देखिए, राहुल गांधी है, वो हमारे सुप्रीम लीडर है, कांग्रेस से है, और दोनों ही माननीय, आदरणीय है। एक फिल्म जो आप बार बार देखना चाहेंगी या देखती हैं? शोले। अच्छा, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताती हैं? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक? वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि सब हमको गाली वहीं पे देगा। नहीं, फिर भी इंस्टाग्राम हम बता देंगे आपको, उसके बाद सब हमको वहीं पे आके गाली देगा। नहीं तो जनता जाने भी तो सही कि कहाँ रहती हैं, तो वहाँ पे अपना अर्जी लगाएगा, अम्बा मैडम मेरी भी सुन ली। लोग, सबके पास मेरा है, चैनल है बात करने का, तो हम लोग हर चैनल से लोगों से संपर्क में रहते हैं। हम तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। अम्बा प्रसाद खुद को एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगी? डेडिकेटेड। सदन के अंदर जब आप थी तो सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता था? जब आलतू फालतू बात होता था, जब बिना कोई मुद्दा का, बिना कोई मतलब का पक्ष, मतलब जब बेसलेस बात होता है, बहुत आलतू फालतू जब सदन के अंदर बात होता है, जब सदन का गरिमा गिरता है, कोई ऐसे टिका टिप्पणी होता है, जो सब्जेक्ट सदन के अंदर नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ जब देखते थे तब गुस्सा आता था। आप खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करती हैं? किताब पढ़ती हैं, न्यूज़ देखती हैं, क्या करती हैं? न्यूज़पेपर, बुक्स। कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है आपको? कौन सा पढ़ती हैं? आप क्या चाहती हैं? सब सारे न्यूज़पेपर पसंद है। सारे न्यूज़पेपर में घर में तो लगभग हमको लगता है कि कई सारे न्यूज़पेपर। अच्छा, चैनल कौन सा देखती हैं? चैनल नहीं देख पाते हैं। तो यूट्यूब, देर नो देखती हैं कि नहीं? बताइए, देखती हैं कि नहीं? आपको देखते हैं? अच्छा, राजनीतिक कार्यक्रमों और या पब्लिक मीट या फिर पब्लिक के बीच जब आप जाती हैं तो उसके लिए गो टू पहनावा, ऐसे तो अधिकतर मैं आपको साड़ी में ही देखती आई हूँ जब भी आप सदन वगैरह जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ये? देखिए, जब लोगों के बीच ज़्यादा हम कोशिश करते हैं साड़ी पहनने का, लेकिन कभी कभी सूट भी पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस अच्छा लगता है।
अच्छा ये बताइए कि आपको लगा कैसा है सबसे बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, इतना इतना वेलकमिंग है आप लोग, इतना प्यार से, इतना कंफर्टेबल करके अच्छा सवाल दागे। सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एयर नाउ जो इतने सारी जेंजी है, सभी एकदम यूथ है, स्टूडेंट है, और सब लोग मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं। सब लोग मिलके अगर चीज़ों को अगर आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं इतना मेहनत करके, तो हमको लगता है हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग ज़रूर देखें चैनल। शुक्रिया अम्बा जी इतना वक्त देने के लिए। और आज मुझे लगता है कि आप तमाम दर्शकों को अम्बा जी के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जब हुई, वो बचपन, वो तमाम चीज़ें जिस तरह से वो राजनीति में आई, उनका करियर कैसा रहा, आगे उनके थॉट्स क्या हैं, झारखंड का वर्तमान जो राजनीतिक हालात है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एपिसोड आप मिस मत करिएगा। एयर नाउ अड्डा का ये पूरा एपिसोड आप बैठकर देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके हमारी आज की पहली मेहमान अम्बा प्रसाद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बा, थैंक यू।